मगर है सुहानी इस मोहब्बत भरी दास्तां की। आज भी दुनिया दीवानी, जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। क्रूर सिंह, हमें तुम पर अभिमान है। चुनारगढ़ के इस नन्हे सर्प को बंदी बनाकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम अति बुद्धिमान ही नहीं, अभी तो एक महान योद्धा भी हो। अब इसमें कौन सा तुम्हारा स्वार्थ है? युवराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम शेर खान नहीं, हम तेज सिंह हैं युवराज। अब युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढकर तुम्हें कान्हेरी के जंगल की चंडी मंदिर के पीछे वाली खाई में मिलेंगे। आप हमारे रहते हुए युवराज की चिंता मत कीजिए। चलिए युवराज। चलो। अब समझ आया, जिसे मैं शेर खान समझ रही थी वो तो चुनारगढ़ का महायोद्धा तेज सिंह निकला। परंतु कोई बात नहीं, केसरिया चुनारगढ़ के सभी महायोद्धाओं को शिवगढ़ कभी नहीं पहुंचने देगी। महाबली अभिमन्यु, संग्राम सिंह, तेज सिंह यहाँ? तेज सिंह, तुम यहाँ? परंतु हमने तो किसी और स्थान पर मिलने का निश्चय किया था। और युवराज आनंद कहाँ है? युवराज आनंद को समीप ही हमने एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तेज सिंह, तुमने युवराज आनंद को अकेले क्यों छोड़ दिया? क्या तुम जानते नहीं कि शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए? और यदि युवराज आनंद शत्रु के हाथों लग गए तो? शत्रु युवराज आनंद सिंह तक कभी नहीं पहुंच सकते संग्राम सिंह। हमने उन्हें पास की गुफा में उस जगह पर छुपा दिया है जहां शत्रु का युवराज आनंद सिंह को ढूंढ पाना असंभव है। और अब हमें युवराज आनंद सिंह की चिंता करने के बजाय युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढना चाहिए, ताकि हम दोनों युवराजों को लेकर अपने राज्य वापस लौट सकें। वही चतुर अय्यार केसरिया फिर छलने आई है जिसने हमें बटाया था। यदि ये स्त्री नहीं होती तो आज इसका अंत निश्चित था, परंतु अब इसे न जीने के लायक रहने देंगे और न मरने के लायक छोड़ेंगे। महाबली अभिमन्यु, शीघ्र चलिए, हमारे पास समय कम है, अन्यथा युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तेज सिंह, बहुत चिंता है ना तुम्हें? हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। महायोद्धा अभिमन्यु, ये आप क्या कर रहे हैं? तेज सिंह को क्यों मार रहे हो आप? तेज सिंह नहीं, वही छलावा केसरिया है।
जिसने कई बार हमें मूर्ख बनाया है और एक बार फिर हमारे महायोद्धा तेज सिंह का रूप धारण करके हमारे समक्ष आ गई। इधर आओ। गांव की भोली भाली लड़की बनकर हमसे छल करेगी। क्या समझ के रखा है तुमने कि चुनारगढ़ के महायोद्धा मूर्ख है? हमें बाबा भवानी के पीछे भटका रही थी। इतनी सुंदरता का दुरुपयोग करना ठीक नहीं केसरिया। बोल, तू किसका यार है? बोल! आज के बाद यदि तू कभी हमारे मार्ग में आई, जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखा महायोद्धा अभिमन्यु, अभी हमें शीघ्र उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ युवराज आनंद और तेज सिंह गए हुए हैं। तुम ठीक कह रहे हो संग्राम सिंह। अब हमें इस छलावा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के बाद ये हमारे मार्ग में आने का साहस कभी नहीं करेगी। चलो। आज हम लोग गुरुकुल जाएंगे, आज हम लोग गुरुकुल जाएंगे, आज हम लोग गुरुकुल। माता श्री, वो जमीन पर बिना बिस्तर बिछाए कौन सोया है? ये तो केसरिया है, अपने पिताश्री की विशेष आयार। किंतु ये नदी किनारे क्यों सोई है माताश्री? मैं क्या बताऊं? अपने पिताश्री से ही जाकर पूछो, या उसी से पूछ लो ना, जो लोक लाज सब छोड़कर पड़ी हुई है नदी किनारे। चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो भैया, चलो छोटे भैया। देखो देखो बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, देखो कितनी आराम से सो रही है। हमारे पिताश्री ना, पिताश्री उससे इतना काम करवाते हैं, इसलिए ना उसे महल में सोने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन देखो ना, सोते हुए कितनी सुंदर लग रही है ना? ये तो अपने माताश्री से भी अधिक सुंदर लगती है। हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रही है ना? क्यों? क्या कहा? मैंने नहीं कहा, छोटे भैया ने कहा। नहीं नहीं, माताश्री बड़े भैया ने कहा। लेकिन माताश्री, उसके मांग में देखो सिंदूर क्यों लगा हुआ है? वो तो अभी तक कुंवारी है ना? कहीं माथे पे सिंदूर लगाने के पीछे हमारे पिताश्री का तो हाथ नहीं है माताश्री? हो सकता है। अवश्य ही ये तुम्हारे पिताश्री का काम है। ओ, तो करवा चौथ का व्रत मुझसे रखवाया, भूखा पेट मुझे रखा, और सिंदूर इस डायन के माथे पर। आने दो आज तो घर में घुसते ही उन्हीं की लहू से उन्हीं के माथे पे तिलक ना लगाया तो देख। चलो माताश्री। ये क्या अनर्थ हो गया? युवराज आनंद सिंह दिखाई नहीं दे रहा है और ये दोनों मुर्दों की तरफ पड़े हुए हैं। जिंदा भी हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए? जांच करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मूर्छित हैं। नाजिम, नहीं नहीं नहीं, पूर्ण सिंह गद्दार है, धोखेबाज है, हमारी तनख्वाह नहीं। हुजूर, हुजूर, हमें बचाइए हुजूर, चुनारगढ़ के योद्धा हमें मार डालेंगे, बचा लीजिए हुजूर। सबसे पहले ये बताओ, युवराज आनंद सिंह कहाँ है? वो तो कब के निकल गए। चुनारगढ़ के महायोद्धा उसे छुड़ा कर ले गए। हुजूर, कहाँ है वो? हुजूर, तुम दोनों ने हमारे कठिन परिश्रम पे पानी फेर दिया। अब हम भवानी सिंह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उत्तर देंगे उन्हें? ये हम कैसे बताएं हुजूर? भला उन योद्धाओं के सामने हम क्या कर सकते थे? यदि हम यहाँ होते तो चुनारगढ़ का कोई भी महायोद्धा
महायोद्धा क्रूर सिंह से अपने प्राण बचाकर नहीं जा सकता था। हुजूर, यदि शेर खान ने हम दोनों को वहाँ कारागार के मुख्य द्वार पर नहीं भेजा होता आपको बुलाने ना, तो हुजूर खुदा कसम युवराज को हम जाने नहीं देते। आप तो वहाँ मिले नहीं और सारे महायोद्धा युवराज को लेकर भाग गए। हुजूर, शेर खान गद्दार निकला। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शेर खान चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से मिला हुआ है। हमें तत्काल भवानी सिंह को सूचित करना होगा कि शेर खान ने अगवा युवराज आनंद सिंह को मुक्त करा दिया है। हाँ? हुजूर, ये हुजूर, अरे जो भी आता मार के चले जाते हैं। ये छोड़ निकल। भवानी सिंह जी, हमारे आपके सपनों पे पानी फिर गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हुजूर। क्या हुआ क्रूर सिंह? साफ साफ बताओ, तुम किसका मातम मना रहे हो? अपने भाग्य पे आंसू बहा रहा हूँ भवानी सिंह जी। जिस युवराज को अपनी वीरता से अपने प्राणों पर खेलकर हमने बंदी बनाया था, आपके शेर खान ने उसे चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को ऐसे ही सौंप दिया। कह दो कि तुम असत्य कह रहे हो। शेर खान कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अवश्य ही उस युवराज को तुमने भगाया होगा। हमने भगाया होगा? ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? हम अपने छोटे छोटे बच्चों की सौगंध खाए कहते हैं। युवराज को हमने नहीं बल्कि आपके वफादारों ने भगाया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे साथ चलिए उस कारागार में और देखिए हमारे दोनों अय्यारों अहमद नाजिम की क्या दुर्गति हो गई है। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो हम शेर खान को उसके किए का ऐसा दंड देंगे कि फिर कोई भवानी सिंह के साथ विश्वासघात करने का स्वप्न भी न देख सके। शेर खान! भवानी सिंह जी, बहुत मोटी खाल है इसकी। ये विश्वासघाती ऐसे नहीं उठेगा। हम कुछ करते हैं। उठ! आप खान! शेर खान! कहाँ है वो चुनारगढ़ के योद्धा? मुझे कुछ नहीं पता हुजूर। वो मुझे धोखे से मारकर फरार हो गए हैं। क्यों किया तुमने उसे फरार? शिवगढ़ के यमराज के साथ धोखा क्यों किया? क्या दिया चुनारगढ़ के योद्धाओं ने तुम्हें तो तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया? आप चाहे तो मेरी बोटी बोटी काट कर फेंक दीजिए, लेकिन मेरी ईमानदारी पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए हुजूर। क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और उसी नमक की खातिर शेर खान आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन किसी दुश्मन के हाथों की कठपुतली कभी नहीं बन सकता। भवानी सिंह जी, इसकी बातों के जाल में मत फंसिए। ये धूर्त है, मक्कार है, विश्वासघाती है। किसी ने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को कारागार से निकाला था और उनके साथ जाकर युवराज आनंद को भगाने में सहायता की थी। क्रोध सिंह जी, किसी सच्चे मुसलमान की ईमानदारी पर शक करना मौत को दावत देने के बराबर है। हुजूर, अगर आपको जरा भी मेरी ईमानदारी पर शक है तो ये लीजिए और मेरा सर काटकर फेंक दीजिए। लेकिन मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिए हुजूर, मत कीजिए। हमें तुम्हारी आंखों में वफादारी की झलक दिखाई दे रही है शेर खान, किंतु वो कौन हो सकता है जो तुम्हारा बहरूपिया बनकर हमारी समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर गया? अवश्य शिवगढ़ में हमारी आस्तीन में कोई सांप छिपा है। हमें उसका पता लगाना होगा।
आपने मुझे याद किया हुजूर? महल के गलियारे अचानक इतनी सूनी कैसे हैं? सदा षड्यंत्र रचने वाले भवानी सिंह कहीं खामोशी से कोई गुप्त योजना तो नहीं बना रहे? अवश्य ही कोई नया षड्यंत्र चल रहा है हुजूर। इसीलिए भवानी सिंह और क्रूर सिंह एक दूसरे से कुछ अधिक ही मिलने लगे हैं आजकल। कहां थे वो दोनों? महल में या महल के बाहर? दोनों महल के बाहर हैं हुजूर, किंतु कुछ समय पहले दोनों को महल के पश्चिम गलियारों में अवश्य ही मिलते हुए देखा गया है। मृणालिनी, इस महल में और कौन है जिसकी गतिविधियों पर तुम्हें संदेह है? शेर खान और क्रूर सिंह के दोनों अय्यार भी गायब हैं हुजूर, और भवानी सिंह के गुप्त सैनिकों का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भवानी सिंह कभी भी कोई भी षड्यंत्र रचाकर हमारा पद हमसे छीन सकता है और हमें इस महल से बाहर का द्वार दिखा सकता है। इसलिए तुरंत हमें अपने खूंखार गुलाम चंगेज खान को बुलाना पड़ेगा। चंगेज खान को? हाँ, चंगेज खान, जिसके आते ही हमारे प्रतिद्वंदी ही नहीं अन्य शत्रुओं की भी चालों का पता चल जाएगा। जाओ उसे संदेशा भिजवा दो कि हमने उसे महल में तत्काल याद किया है। जी हुजूर। खून। चंगेज खान जब भी किसी का कत्ल करता है तो उसी के खून से नहाता है। कौन हो तुम? महायोद्धा सोमनाथ जी का संदेश वाहक। आखिरकार मेरे आका को मेरी याद आ ही गई। कहो, क्या पैगाम लाए हो? शिवगढ़ के महल में उन्होंने आपको तत्काल आने का निमंत्रण भेजा है चंगेज खान। लेकिन मेरे आका तो परसों से संबलपुर में मुकीम थे। शिवगढ़ कैसे पहुंच गए? अब वो शिवगढ़ के महल में ही रहेंगे। उन्होंने आपको तत्काल याद किया है। आका ने याद किया तो समझो गुलाम के कदम महल तक पहुंच गए। हुक्म मेरे आका। आपकी ढाल, आपका खादिम चंगेज हाजिर है। आओ चंगेज खान, आओ। लंबे समय पश्चात इस महल को तुम्हारी फिर से आवश्यकता पड़ गई है। शिवगढ़ का यह महल अब षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका है। आज के बाद शिवगढ़ में साजिश करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे आका। आप सिर्फ उनका नाम बताएं। खुदा का कसम, ये चंगेज खान खुद उन्हें अपने कंधों पर डालकर कब्रिस्तान ले जाएगा। भवानी सिंह और क्रूर सिंह आपस में मिलकर कोई गुप्त योजना तैयार कर रहे हैं और तुम्हें उसका पता लगाना है। परंतु याद रहे, जब तक हमारा आदेश ना हो इस महल में किसी का रक्त नहीं बहना चाहिए। हुजूर, साजिश रचने वाले बिना खून बहाए चुप नहीं बैठेंगे। रक्त अवश्य बहेगा चंगेज खान, परंतु अभी नहीं। जब महाराज शिवदत्त वापस महल में लौट कर आ जाएंगे तब इस महल में महायोद्धा सोमनाथ के सिवाय किसी शत्रु की परछाई भी ठहर नहीं पाएगी। जाओ और पता लगाओ कि हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर रहा है। जो हुक्म मेरे आका।
पुख्ता सबूत लेकर ये चंगेज खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा, लेकिन तब तक आप अपने इस खातिम पर यकीन रखें कि आज के बाद आपके सामने सर उठाने की न तो क्रूर सिंह हिम्मत कर सकते। चंगेज खान अचानक महल, यानी सोमनाथ ने इस खूनी दरिंदे को महल में बुलाकर अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन आरंभ भी कर दिया है। भवानी सिंह मेरे आका का जानी दुश्मन, अगर आका ने इजाजत दिया होता तो आज ही से जहन्नुम भेजकर इसके खून से नहा लिया होता। महल में तुम्हें एक लंबे अंतराल के बाद देखकर हमें ये यकीन हो गया है कि सोमनाथ ने अपंग होने से पूर्व ही अपनी बैसाखी को यहाँ बुला लिया है, क्योंकि वो जानता है कि यदि महाराज के संभलपुर से लौट कर आने से पूर्व वो हमारी तलवार से बच भी गया तो अपंग होने से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यदि आज के बाद हमारी निगाहों के सामने ये पंजा उठाया तो हम इस हाथ को ही उखाड़ कर फेंक देंगे। गलत फहमी है हुजूर। आज से पहले भी हजारों लोग इसे तोड़ने का कोशिश कर चुका है। एक बार आप भी। चंगेज! चिल्लाइए मत हुजूर। इस महल की दीवारें अब कमजोर हो चुकी है। इन्हें गिराने के लिए सिर्फ आवाज ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो हुजूर कि दीवारें गिर जाएं और हमारी कब्रगाह बन जाएं। इसलिए इन चीखों को बचा कर रखिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर निकल जाए हमें सोमनाथ और उससे भी पहले उसके इस खूनी दरिंदे चंगेज खान को ठिकाने लगाना होगा, अन्यथा ऐसा ना हो शिवगढ़ का ये महल भी हमारे हाथ से निकल जाए। हुजूर, चुनारगढ़ के भगोड़े योद्धा पकड़े गए, सिर्फ इतनी ही सूचना देना शेर खान, नहीं तो अपनी तलवार से शर्म से अपना ही सर काट लेना या फिर हमारी तलवार तुम्हारा सर काट देगी। हुजूर, ना वो भागे और ना ही पकड़े गए, लेकिन अभी अभी हमारे मुखबिरों से पता चला है कि वो शिवगढ़ के तिलस्मी जंगलियों में कहीं भटक रहे हैं। असत्य चाहे लाखों कोशिशें कर ले, अंत में जीत सत्य की होती है। तेज सिंह, तुम्हारा रूप लेकर उस अय्यार केसरिया ने हमें भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे भाग्य प्रबल निकले, इसीलिए हम बच गए। पर एक बात सामने आ गई है कि पानी में अय्यारों की परछाई उनके असली रूप में ही दिखाई देती है। अब हम और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते और युवराज आनंद को आप दोनों के साथ सुरक्षित विजयगढ़ भेज देना चाहते हैं। परंतु हम भैया को साथ लिए बिना विजयगढ़ नहीं जाएंगे। आपको जाना ही होगा युवराज, क्योंकि कदम कदम पर मौत हमारा पीछा कर रही है। अब हमें मौत से डर नहीं लगता और हम भैया के बिना अब सांस भी नहीं ले सकते, इसलिए हम विजयगढ़ अकेले नहीं जाएंगे। जीवन में पहली बार हम आपका आग्रह ठुकरा रहे हैं युवराज आनंद, किंतु हमें कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए हमारे पास और कोई मार्ग है ही नहीं। महायोद्धा अभिमन्यु का कहना बिल्कुल सत्य है। आपको साथ रखकर शत्रु के साथ लड़ना संभव नहीं है, इसलिए आपका लौट चलना ही उचित है। हम आपको विजयगढ़ छोड़कर वापस आ जाएंगे और उसके पश्चात युवराज इंद्रजीत सिंह को ले आएंगे।
ज्यादा सोचकर समय नष्ट मत कीजिए युवराज। अगर यूं ही समय गुजर गया तो युवराज इंद्रजीत सिंह को अवश्य क्षति पहुंच सकती है। हम आपको वचन देते हैं कि आपके विजयगढ़ पहुंचते ही हम आपके बड़े भाई इंद्रजीत सिंह को अवश्य आपके पास सुरक्षित पहुंचा देंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। अब आप दोनों युवराज आनंद को लेकर विजयगढ़ की ओर निकले और हम पता लगाते हैं कि युवराज इंद्रजीत सिंह को इन लोगों ने कहां छिपा रखा है। पर याद रहे, हम इसी स्थान पर मिलेंगे। चलिए युवराज, इस तरफ। हुजूर, हुजूर, हुजूर गजब हो गया। महारानी कलावती महल में किसी भी समय पधार सकती हैं। यदि तुमने ये अशुभ सूचना हमें एक क्षण पूर्व दी होती मृदुला, तो हमारे तीर का निशाना बदल गया होता। अब शीघ्र बताओ, कहीं महारानी कलावती के साथ राजकुमारी किशोरी भी तो महल में प्रवेश नहीं करने वाली हैं? जी हुजूर, राजकुमारी किशोरी भी साथ आने वाली है। और अब ये मत कहना कि महारानी के धर्म पिता का ढोंग करने वाले वो पंडित जगन्नाथ भी अपने मनोज कदम लेकर महल में प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हारी खामोशी हमें बता रही है कि पंडित जगन्नाथ भी महल में आने वाले हैं। आपका अनुमान गलत नहीं है हुजूर। पंडित जगन्नाथ ही उन्हें मनाकर महल में वापस ला रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि हमारे षड्यंत्रों की शतरंज ही पलट गई। अब तत्काल ही हमें महारानी और राजकुमारी की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में लेनी होगी। कहीं इससे पहले महारानी का विश्वास प्राप्त करने के लिए वो धूर्त सोमनाथ ये कार्यभार अपने हाथों में ना ले ले। जिसका अंदेशा था वही हुआ। सोमनाथ हमसे पहले बाजी मार गया। कौन है वो अय्यार जिसने हमसे पहले महारानी के आने की सूचना सोमनाथ को पहुंचा दी? हमारी अनुमति के बिना महारानी कलावती और राजकुमार किशोरी के कक्ष में कोई भी प्रवेश न कर सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाए चंगेज खान। जो हुक्म मेरे आका। महारानी साहिबा और शहजादी आलिया के कक्ष में आपकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हमारे सारे विश्वास पात्र सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। अब देखेंगे हम कि इस महल में महायोद्धा का सम्मान सोमनाथ के नाम के आगे जुड़ता है या फिर भवानी सिंह के। सोमनाथ, एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। ये हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं और आज फिर दोहराते हैं। महारानी के कक्ष में वायु भी हमारी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती। फिर किसी और की क्या बिसात है? रुक जाओ चंगेज खान, रुक जाओ। ये मत भूलो कि हम अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला सदा ही अपने बल पर करते आए हैं। तुम्हारी भुजाओं में इतना बल नहीं सोमनाथ कि हमारी तलवार का सामना कर सके। यदि महारानी के आने का ये क्षण टल जाता तो हम तुम्हें तुम्हारे रक्त से नहला देते। पूरे विश्व में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो महायोद्धा सोमनाथ के नाखून पर खरोच भी डाल सके। किंतु बहुत निकट समय में हम तुम्हारे सर के साथ साथ तुम्हारे अभिमान को भी चकनाचूर कर देंगे सोमनाथ। कह देना अपने भाई महाबली बद्रीनाथ से कि तुम्हारी चिता में आग लगाने की तैयारी आरंभ कर दे। किंतु कफन की चिंता ना करे, क्योंकि वो भवानी सिंह स्वयं शमशान में तुम्हें पहनाएंगे। बस कुछ समय और प्रतीक्षा कर भवानी, कुछ समय। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा,
ओम गुरुवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। गुरुदेव, गुरुदेव, ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुदेव नमः स्वाहा। गुरुदेव, ओम शुक्राय नमः। गुरुदेव, जमुना, ये क्या किया तुमने? स्पर्श करके मेरा हवन क्यों भंग कर दिया? अपने शत्रुओं के विनाश के लिए किया जा रहा हवन अधूरा रह गया। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, परंतु मुझे एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है जो अति चिंताजनक है। अति चिंताजनक? शीघ्र बताओ, क्या है वो सूचना? भवानी सिंह जी ने चुनारगढ़ के जिन महायोद्धाओं को बंदी बना लिया था, वो कारागार से भागने में सफल हो गए। कोई हवन, कोई पूजा चंडी के काम नहीं आ सकी। मैंने सोचा था चुनारगढ़ के योद्धाओं को कारागार में विष मिला भोजन खिलाकर उनका अंत कर दूंगा और महाराज के आते ही चुनारगढ़ के महल में आक्रमण करने का ऐलान कर दूंगा, परंतु मेरी योजना पूर्ण होने से पहले ही ध्वस्त हो गई। इससे भी बुरी सूचना ये है गुरुदेव कि वो अपने साथ छोटे युवराज को ले गए जो क्रूर सिंह के बंदी थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? षड्यंत्रों पर षड्यंत्र हुए जा रहे हैं और हर क्षण कोई नया रहस्य खुलते जा रहा है। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने योजना बनाकर आत्मसमर्पण किया होगा, ये सिद्ध हो गया। अब एक और अशुभ सूचना देनी रह गई है, यदि आप अनुमति दे तो। अशुभ, अशुभ, अशुभ? आज का दिन ही अशुभ है। हमारे हवन में विघ्न का मतलब इस बात का संकेत है कि महल में कुछ अशुभ होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। बताओ जमुना, शीघ्र बताओ, क्या शुभ समाचार लेकर आई हो तुम? सूचना कुछ ऐसी है गुरुदेव, बस अंतर केवल इतना है कि महाराज के स्थान पर महारानी कलावती अपने साथ राजकुमारी किशोरी को लेकर शिवगढ़ लौटकर आने वाली है। महारानी कलावती अचानक क्यों संबलपुर छोड़कर शिवगढ़ महल में आने वाली है? और अब उस युवराज इंद्रजीत सिंह का क्या होगा, जिसे मैंने महाराज को जीवित सौंपने का प्रण किया था? और अब तक महाराज शिवदत्त संबलपुर में बैठे क्या कर रहे हैं? वो कब तक लौट कर आएंगे? यदि तुम्हें इसके बारे में कुछ सूचना है तो शीघ्र बताओ, अन्यथा चले जाओ यहाँ से। क्योंकि आज वर्षों पश्चात चंडी का क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। ये अब आपको मैं नहीं गुरुदेव, बल्कि पंडित जगन्नाथ ही बता सकते हैं, जो महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को लेकर शिवगढ़ पधार रहे हैं। चले जाओ, मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ जमुना। पंडित जगन्नाथ, तो चंडी की चाल को काटने के लिए महारानी कलावती तो क्या अपने समस्त देवताओं का पहरा भी शिवगढ़ के अभिशप्त महल में बिठा दे, तब भी तुझे पराजय, पराजय और सिर्फ पराजय के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा।
महारानी, आपने और राजकुमारी किशोरी ने आज इस महल में आकर हमारी इच्छा का जो सम्मान किया है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके आदेश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य था। आदेश नहीं महारानी, आग्रह। आप नहीं जानती, आपकी अनुपस्थिति में शिवगढ़ तो जैसे अभिशप्त सा हो गया था। ग्रहों की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज यहाँ केवल छल कपट और केवल षड्यंत्रों का राज है महारानी। ये आभास तो हमें महल में कदम रखते ही हो गया था, जब हमारे स्वागत में आए सब योद्धा और महायोद्धाओं के मन में छिपा कपट हमें उनके नेत्रों में दिखाई पड़ गया था। महारानी, महल के हर झरोके, हर दीवार पर छल और कपट के ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं जो महाराज शिवदत्त को पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देते। या फिर हो सकता है किसी विवशता में आकर महाराज ने स्वयं ही उन चिन्हों को अनदेखा कर दिया हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु इस महल की दीवार पर आपको षड्यंत्र की एक महीन लकीर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि शिवगढ़ के इस महल का अभिशाप तोड़ने के लिए अब हमारा आगमन हो चुका है। महारानी, आपके संकल्प और आपके मन की असीम शक्ति पर मुझे हमेशा की तरह आज भी पूर्ण विश्वास है। और अब मुझे उम्मीद हो गई है कि चुनारगढ़ के युवराज को भी अवश्य न्याय मिलेगा, जिसे महाराज शिवदत्त के तथाकथित योद्धा जबरदस्ती उठाकर यहां ले आए। अवश्य न्याय मिलेगा पंडित जी, चाहे हम रानी चंद्रकांता से आज भी घृणा करते हैं, किंतु उनके पुत्र पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। हम उस युवराज से मिलना चाहते हैं पंडित जी। हम उस युवराज से मिलना चाहते हैं पंडित जी, जिनके पिताश्री ने हमारे राज्य को हड़प लिया है। नहीं राजकुमारी, उन्होंने हमारा राज्य हड़पा नहीं। महाराज वीरेंद्र सिंह ने किसी धोखाधड़ी से या किसी षड्यंत्र के जरिए जबरदस्ती चुनारगढ़ को नहीं छीना, अपितु बाकायदा युद्ध में पराजित होकर अपनी ही दुर्बलता के कारण हमें स्वयं चुनारगढ़ छोड़कर भागना पड़ा था। और जहां तक चुनारगढ़ के राजकुमार से मिलने का प्रश्न है, तो उसका इंतजाम जरूर कर दिया जाएगा। प्रणाम महारानी। पंडित जी, पंडित जी, हम आपको धन्यवाद देने के लिए रुके हुए थे। आपने ये कार्य बहुत ही अच्छा किया। महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को महल में लाकर आपने विशेष रूप से हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। सत्य कह रहा हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे आग्रह करके उन्हें यहाँ महल में बुलवा लूं। पता नहीं कैसे आपने हमारे मन की इच्छा को जान लिया, बिना हमारे कहे। अंतर्यामी है पंडित जी, आप अंतर्यामी हैं। नहीं क्रोध सिंह, अंतर्यामी की बात नहीं है। मैं तो, मेरे जीवन का प्रथम और सबसे बड़ा उद्देश्य है तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करना। किंतु एक बात समझ में नहीं आई कि महारानी और राजकुमारी के महल में होने से तुम्हें क्यों प्रसन्नता हो रही है? हम इसलिए प्रसन्न हैं पंडित जी कि महल के सारे षड्यंत्र अब समाप्त हो जाने वाले हैं, और जितने भी षड्यंत्रकारी महल में छुपे हुए हैं, सबके सब दुम दबा के भाग जाने वाले हैं। क्रोध सिंह, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। वाकई महारानी के महल में रहते हुए किसी भी षड्यंत्रकारी का बचना असंभव है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी अपने इन दोनों तुच्छे पुच्छे यारों को लेके महल से निकल लो। कहीं ऐसा ना हो बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों के साथ तुम भी धर लिए जाओ। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? आप तो भली भांति जानते हैं कि आपके पश्चात इस महल में महाराज और महारानी का कोई स्वामी भक्त है
तो केवल और केवल महायोद्धा क्रूर सिंह। फिर आप इन षड्यंत्रकारियों की श्रेणी में हमारा नाम क्यों रख रहे हैं? वो बस इसलिए कि हमारी नजर में तुम्हारी ना तो कोई श्रेणी है और ना स्तर। और एक बात, अतिथि युवराज से तुम दूर रहना, वरना वो हो जाएगा जो आज तक कभी नहीं हो। पंडित जी, अतिथि युवराज से तो हम सदा ही दूर रहते हैं। वो क्या है कि एक बार हमने उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया, उसके बाद हम निश्चिंत जो हो गए हैं। अच्छा? अतिथि युवराज की सुरक्षा का प्रबंध तुमने किया था? पंडित जी, अभी तो हमने संभलपुर से महायोद्धा सोमनाथ को बुलाकर उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया है, परंतु आपकी अनुपस्थिति में उनका सारा सुरक्षा कार्यभार हम ही तो संभाल रहे थे। आज पता चला तुम कितने महान और कितने समझदार योद्धा हो। अब हम जब ये वाली बात सोमनाथ को बताएंगे कि तुम्ही ने उन्हें युवराज की सुरक्षा का भार सौंपा था, तो वो कितना खुश होगा। पंडित जी, इसकी क्या आवश्यकता है? आप तो जानते ही हैं कि हमारा स्वभाव है कि जब हम किसी पर उपकार करते हैं तो तत्काल ही भूल भी जाते हैं। अपना सिद्धांत है, नेकी कर दरिया में डाल। अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा बोलते हो तुम। अगर तुम्हारी ये बात आज सोमनाथ सुन ली होती तो अब तक तुम्हारा ये सूअर के बालों जैसा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो चुका होता। अरे, ये भी कोई इज्जत? अरे हुजूर, अगर आपकी इज्जत का लिहाज नहीं होता ना तो यहीं खड़े खड़े उन्हें जन्नत में भेज देता। अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर आपका हुक्म हो जाए तो उनकी गर्दन काट के लाऊं हुजूर? गर्दन काट के लाऊं हुजूर? खामोश! पंडित जगन्नाथ से हमारी शत्रुता है, तुम्हारी नहीं। इसीलिए उचित अवसर आने पर पंडित जगन्नाथ का शीश उसके धड़ से हम अलग करेंगे। हम महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी की हर गतिविधि पर हमें कड़ी दृष्टि रखनी होगी, और इसके साथ साथ हमें पंडित जगन्नाथ से भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि किसी नए संकल्प के साथ उनका महल में आगमन हुआ है। सोमनाथ, प्रणाम पंडित। जीते रहिए। आप यहाँ हमारे कक्ष में? यदि आपने हमें संदेशा भिजवा दिया होता तो हम स्वयं आपके कक्ष में आ जाते। एक ही बात है सोमनाथ, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा खुद ही तुमसे मिलता चलूं। दरअसल मुझे अतिथि युवराज की बहुत चिंता है। कैसे हैं वो? उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं है? युवराज इंद्रजीत सिंह की सुरक्षा की कमान अब हमारे हाथों में है पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। युवराज हमारी सेवा और सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवराज की सुरक्षा का भार तुम्हें सौंपकर हम घर में छुपे उन षड्यंत्रकारियों की तरफ से चिंता मुक्त हो गए हैं जो हमारे ही राज्य में हमारे ही शत्रु बन के छुपे हुए हैं। सोमनाथ के जीवित रहते हुए युवराज पर कोई बुरी दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता पंडित जी। यदि समय पर हमारे बड़े भाई बद्रीनाथ जी ने हमें यहाँ ना बुलाया होता तो ना जाने भवानी सिंह और उनके जैसे अनेक शत्रुओं ने अभी तक तो युवराज के प्राण छीन लिए होते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बद्री ने संबलपुर से तुम्हें यहां बुलाकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अब हमें तुरंत चुनारगढ़ ये संदेश पहुंचा देना चाहिए कि युवराज इंद्रजीत सिंह सुरक्षित हैं और यथाशीघ्र उन्हें उनके राज्य में पहुंचा दिया जाएगा। महायोद्धा सोमनाथ जी के आदेश से मैंने कार्य पूर्ण कर दिया हुजूर। अभी तक तो अतिथि युवराज के माता पिता तक यह संदेशा पहुंच भी गया होगा।
तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब हमें यकीन हो गया है कि एक दिन तुम भी अपने भाई बद्रीनाथ की तरह एक महान योद्धा बनोगे। हम सोचते हैं कि युवराज इंद्रजीत सिंह को उनके राज्य पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही दे दी जाए। मायाजाल, क्यों आए हो तुम सब यहाँ? मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। मुझे फांसी दे दो। मैं किसी और की नहीं, केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हम किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी के फंदे पर झूलते नहीं देख सकते मायाजाल, क्योंकि चंडीलाल के कारण तुमने हमारे कारागार में बहुत कष्ट उठाए हैं, जिसका हमें सतत दुख रहेगा। अचानक मायाजाल से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? और मायाजाल राजद्रोही से निर्दोष कैसे बन गई? समय समय की बात है मायाजाल। चंडीलाल के कारण तुम्हें बहुत दुख देखने पड़े, किंतु अब तुम्हारे दुखों का अंत आ गया है। हम तुम्हें इस कारागार से मुक्त करना चाहते हैं। मुक्त? अवश्य इसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। कारण है मायाजाल। यदि हमारे युवराज अतिशीघ्र चुनारगढ़ वापस लौट आते हैं तो हमारी महारानी चंद्रकांता के प्राण अभी भी बचाए जा सकते हैं। और ये कार्य तुम बहुत सरलता के साथ कर सकती हो। मैं समझी नहीं। यदि तुम चाहो तो चंडीलाल के चंगुल से हमारे युवराज अभी भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि तुम ही हो जो चंडीलाल तक पहुंच सकती हो और उन्हें समझा सकती हो कि महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ हुए उनके मतभेदों का दंड वो उनके युवराज को ना दे और हमारे युवराज को तुरंत मुक्त करके हमारे महायोद्धाओं को सौंप दे। अब और अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो मायाजाल। यदि तुमने हमारा ये कार्य कर दिया तो तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त हो सकता है और हमारी महारानी जी की खुशियां भी वापस आ सकती हैं। एक स्त्री होने के नाते मैं महारानी जी की पीड़ा समझ रही हूँ, परंतु शिवगढ़ जाकर गुरुदेव से मिलना इतना सरल नहीं जितना कि तुम समझ रही हो। परंतु यह भी सत्य है मायाजाल कि अब तुम्हारे सिवा चंडीलाल तक पहुंचना किसी और के लिए इतना सरल कार्य नहीं है। इसलिए हम तुरंत तुम्हें इस कारागार से मुक्त करते हैं, क्योंकि तुम चंडीलाल तक पहुंचकर हमारी खोई खुशियां हमें वापस लौटा सकती हो। हमारे हाथों चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह को छीनकर मुक्त करा देने की योजना बनाने के लिए पंडित जगन्नाथ, महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को शिवगढ़ के महल में लेकर आए। किंतु पंडित जगन्नाथ युवराज इंद्रजीत सिंह को भवानी सिंह के हाथों से छुड़ाने के लिए भवानी सिंह की बराबरी का योद्धा कहां से लाएंगे, जो शिवगढ़ में मिलना असंभव है। अब तो कुछ भी संभव हो सकता है भवानी सिंह, क्योंकि महाराज की अनुपस्थिति में महारानी कलावती और सोमनाथ का समर्थन प्राप्त करके पंडित जगन्नाथ हमारी किसी भी चाल को पलटने की क्षमता रखते हैं। परंतु समझ में नहीं आता कि महाराज शिवदत्त के न आने का क्या कारण हो सकता है। वो तो महाराज के लौटने के पश्चात ही पता चलेगा चंडीलाल। किंतु तुम इतनी उत्सुकता से महाराज की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? यदि महाराज शीघ्र लौट भी आए तो भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि महारानी के रहते युवराज को ढाल बनाकर अपना लक्ष्य पूर्ण करना अब संभव नहीं है चंडीलाल। चंडी का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हारा लक्ष्य भी अधूरा रह जाएगा भवानी सिंह। और इसीलिए यदि हम महाराज की प्रतीक्षा में अपना समय नष्ट करते रहे तो चुनारगढ़ के महायोद्धा छोटे युवराज की तरह बड़े युवराज को भी मुक्त करा ले जाने में सफल हो जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। हाथ मलते हम नहीं, तुम रह जाओगे चंडीलाल, क्योंकि शिवगढ़ के महल में कोई उड़ता हुआ परिंदा भी युवराज तक नहीं पहुंच सकता, जिसके जीवन और मृत्यु की डोर आज भी हमारे हाथों में है।
प्रणाम युवराज। चुनारगढ़ से हमारे माता पिता का संदेश आ गया? कहाँ है हमारा संदेश? शीघ्र बताओ। वो हुजूर। आपका संदेश चुनारगढ़ में पहुंच चुका है युवराज। हमारा संदेशवाहक बहुत जल्द आपके माता पिता का संदेश लेकर इस महल में पहुंचता ही होगा। आप इनसे मिलिए। ये हैं पंडित जगन्नाथ जी, जिनकी कृपा से आप भवानी सिंह की कारागार से छूटकर इस अतिथि कक्ष में पहुंचे। आप हैं पंडित जगन्नाथ। हमारे पिताश्री सदैव आपकी नीतियों और आपके आदर्शों की प्रशंसा किया करते थे, परंतु आपके महायोद्धाओं ने हमें बंदी बनाकर जो तुच्छ कार्य किया है, हमने वो कभी नहीं सोचा था। युवराज, धूर्त चंडीलाल के जाल में फंसकर हमारे महायोद्धा भवानी सिंह अपनी राह से भटक गए थे और इसके लिए हमें जिंदगी भर पछतावा रहेगा। परंतु उस धूर्त चंडीलाल को शरण भी तो आप ही ने दी थी, फिर उससे ज्यादा दोषी तो आप हुए। युवराज, पंडित जी के सामने महाराज शिवदत्त भी इस तरह बात नहीं करते जिस तरह आप कर रहे हैं। ये आप मत भूलिए कि शिवगढ़ के वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति के सामने आप खड़े हैं। सोमनाथ, युवराज को अपने मन की भड़ास निकाल लेने दो। आखिर चंडीलाल को शरण देने की भूल तो हम ही से हुई थी। आज युवराज ने वो सच्चाई हमारे मुंह पर कहकर एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि चंडीलाल की सहायता करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। किंतु तुम्हारी निर्भीकता ने हमें बहुत प्रभावित किया है युवराज। तुम्हारी सच्चाई और साहस देखकर हमें अनायास महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता की याद हो आई। तुम्हारे विचार और तुम्हारा संकल्प भी अपने माता पिता की तरह ही महान है। हमारे माता पिता आपके शत्रु हैं, परंतु फिर भी आप उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात नहीं युवराज, सच्चाई और साहस ज्यादा देर तक छिपाए नहीं रह सकते। महाराज वीरेंद्र सिंह हमारे शत्रु थे, शत्रु हैं और शत्रु रहेंगे, किंतु हम देख रहे हैं कि तुम उनके योग्य उत्तराधिकारी हो। अतिथि युवराज को महाराज शिवदत्त के आने तक कोई कष्ट न हो मृणालिनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी हुजूर। अतिथि युवराज ने आपसे ऊंचे स्वर में बात करके हमारी क्रोध की अग्नि को भड़का दिया है। पंडित जी, यदि भविष्य में युवराज ने ऐसी भूल फिर से की तो हम ये भूल जाएंगे कि वो हमारा राज अतिथि है। नहीं सोमनाथ, उस निर्दोष बालक को दोष मत दो। हमें नहीं लगता कि उसने हमारे साथ कोई भी अनुचित व्यवहार किया है। तुम्हें भी अपने मन में उसके लिए कोई दुष्भावना नहीं लानी चाहिए। प्रणाम काकाश्री, प्रणाम काकाश्री। प्रणाम दादाश्री, प्रणाम दादाश्री। कौन है? आप इतने आश्चर्य में क्यों पड़ गए पंडित जी? ये दोनों आप ही के तो पुत्र हैं। हमारे पुत्र? वैसे तो इन दोनों को इस संसार में लाने का श्रेय हमको जाता है, परंतु हम आपको अपने पिता तुल्य मानते हैं, इस नाते आप दादाश्री हो गए ना। चलो उठो 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 पुत्रों, उठो उठो उठो। भीम बलवान उठो, जल्दी उठो। अपना सुंदर सुंदर मुख अपने दादाश्री और काकाश्री को दिखाओ। हमने आज से पहले इतने सजीले और सुंदर बालक नहीं देखे क्रूर सिंह जी।
क्या ये दोनों इसी धरती के प्राणी हैं या आप किसी दूसरे ग्रह से उठाकर लाए? देखा पिताश्री, काका श्री ने हमें तो आपसे बेहद सुंदर और खूबसूरत बताया है। अब हम कहानियाँ सुनने के लिए आपके पास नहीं आया करेंगे, अब तो हम काका श्री से कहानियाँ सुनने के लिए उनके कक्ष में जाया करेंगे, है ना काका श्री? भगवान को काका श्री कहानी सुनाएंगे और हमें दादा श्री कहानी सुनाएंगे। तो बेटा, हमें कहानियां गढ़ के सुनाने कहाँ आता है? हर रोज नई नई कहानियां गढ़ के सुनाने की विशेषता तो आपके महान पिताश्री की है। महान और हम? नहीं पंडित जी, महान तो आप हैं जिसने एक ही झटके में शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं को परास्त करके इस महल पर अपना पूर्ववत अधिकार प्राप्त कर लिया है और साथ ही साथ ये भी सिद्ध कर दिया है कि संसार के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ केवल आप ही हैं। क्रोध सिंह, हमारे चरित्र की जो व्याख्या की है उसे सुनकर लगता है कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी तो पूरे शिवगढ़ में कोई नहीं। आओ सोमनाथ। पिताश्री, काका श्री और दादा श्री क्या कह के गए? हमारी कुछ समझ में नहीं आया पिताश्री। मेरे प्याले बच्चों, तुम्हारे दादाश्री ने तुम्हारे पिताश्री की प्रशंसा की। पंडित जी, आखिर हमारी बुद्धि का लोहा मान गए ना आप? प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप महायोद्धा क्रूर सिंह का लोहा हर क्षेत्र में मानेंगे। महारानी जी की जय। आपने मुझे याद किया महारानी जी। राजकुमारी किशोरी कहाँ है कोमल? कक्ष से बाहर गए उन्हें कितना समय हो गया है। राजकुमारी किशोरी महल में ही घूम रहे हैं, आप उनकी चिंता मत कीजिए महारानी जी। परंतु इतने समय से वो कहाँ घूम रही है? हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। वो महल से बिल्कुल अपरिचित है और महल में छिपे अनेक विश्वासघाती उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। पंडित जगन्नाथ जी ने उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया है महारानी जी, और हमारे महल के अनेक गुप्तचर उन पर सुरक्षा दृष्टि बनाए हुए हैं। परंतु फिर भी राजकुमारी किशोरी को इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। भवानी सिंह, सोमनाथ और क्रूर सिंह जैसे व्यक्ति कभी भी किसी भी समय उन्हें किसी संकट में डाल सकते हैं, क्योंकि शिवगढ़ के सभी योद्धा एक दूसरे को समाप्त करके अपना हित साधने में लगे हुए हैं। वे शीघ्र ही कक्ष में लौट आएंगी, और वे अकेली नहीं बल्कि संध्या और शीला दोनों ही उनके पीछे पीछे साए की तरह इस महल में घूम रही हैं। इतना विशाल महल देखकर मन प्रसन्न हो गया शीला। चलते चलते सुबह से शाम हो जाए तब भी ये गलियारे खत्म नहीं होंगे। अभी तो आपने महल के गलियारे ही देखे हैं राजकुमारी किशोरी, पर जब आप महल के विशाल कक्ष, बाग बगीचे और नीले जल से भरे सरोवर देखेंगी तो फिर आप संभलपुर के महल को भूल जाएंगी, है ना संध्या? तुमने ठीक ही कहा शीला। अब आप यहीं रहना राजकुमारी किशोरी। आपके आने से इस सुने राजमहल में रौनक आ गई राजकुमारी जी। उस कक्ष के बाहर इतने सारे सैनिकों का पहरा क्यों लगा है संध्या? वो उस युवराज का कक्ष है राजकुमारी किशोरी, जिसे आप देखना चाहती हैं और जिससे मिलने के लिए आप अधीर हुए जा रही हैं। जब चलते चलते अतिथि युवराज के कक्ष तक आ ही गए तो उनसे मिलकर ही जाएंगे। चलो। आदाब शहजादी आलिया, आप अंदर नहीं जा सकती। चंगेज खान, क्या तुम नहीं जानते जिन्हें तुमने कक्ष में प्रवेश करने से रोकने का साहस किया है वो कौन है? शहजादी आलिया को भारी कायनात जानती है, तो फिर चंगेज खान की क्या बिसात कि इन्हें पहचानने से इनकार कर सके। लेकिन चंगेज खान अपने आका का गुलाम है और मेरे आका नहीं चाहते कि दुश्मनों के शहजादे से
शहजादी आलिया तो क्या, कोई परिंदा भी मिले। कौन है तुम्हारा आका? कुल आलम जानता है कि चंगेज खान सिर्फ और सिर्फ महाबली सोमनाथ का गुलाम है। तुम किसके गुलाम हो और कौन तुम्हारा आका है, इसमें हमें कोई रुचि नहीं। हम इसी समय युवराज इंद्रजीत सिंह से मिलना चाहते हैं। हमारे मार्ग से हट जाओ, ये हमारा आदेश है। हम अपने आका के अलावा और किसी का हुक्म नहीं मानते। चंगेज खान! आदाब पंडित जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई राजकुमारी के साथ ही गुस्ताखी करने की? राजकुमारी के आदेश के अवहेलना का मतलब जानते हो? मृत्युदंड। जो जानते हैं, लेकिन हमारे आका का हुक्म। हम तुम्हारे किसी आका वाकों को नहीं जानते। आज हमारे सामने तुम्हारी ये पहली भूल है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। लेकिन यदि आज के बाद ये भूल दोहराई गई तो महल में न तुम रहोगे न तुम्हारे आका। हटो सामने। आइए राजकुमारी, मैं स्वयं आपको राजकुमार से मिलाने से चलता हूं। युवराज, देखिए आपसे मिलवाने के लिए आज हम किसे लेकर आए हैं। आप हैं हमारे शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी। राजकुमारी, आप हैं विजयगढ़ के राजकुमार इंद्रजीत। हमने कभी सोचा भी ना था कि हमारे शत्रु के युवराज इतने सुंदर और इतने मनमोहक होंगे। प्रतीत होता है जैसे पूनम का चांद अचानक आकाश से उतरकर इस अतिथि कक्ष में निकल आया। इतना सुंदर मुखड़ा तो किसी देवलोक की अप्सरा का भी नहीं हो सकता। अब आप दोनों कम से कम एक दूसरे को अभिवादन तो कर लीजिए। प्रणाम। हमारे इस अतिथि गृह में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ युवराज? एक स्वतंत्र पंछी को सोने के पिंजरे में कैद करके उससे ये पूछना कि उसे कोई कष्ट तो नहीं, ये कहाँ का न्याय है राजकुमारी? ये हम नहीं जानते कि आपको किस अपराध का दंड भुगतने इस पिंजरे में आना पड़ा, किंतु हम आपसे एक बंदी समझ के नहीं बल्कि अतिथि समझकर मिलने आए हैं। परंतु हम तो आपके बंदी ही है ना, अतिथि नहीं। और हमको बंदी बनाने वाले और कोई नहीं, स्वयं आपके पिताश्री। हमारे पिताश्री? परंतु हमारे पिताश्री तो एक लंबे समय से संबलपुर के महल में है युवराज। अवश्य ही हमें कष्टों में डालकर वो विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ढाल बनाकर वो अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लेंगे। परंतु ये उनका भ्रम है जो कभी भी टूट सकता है। नहीं युवराज, महाराज शिवदत्त पर यह आरोप लगाकर आप भूल कर रहे हैं। आपको बंदी बनाने के पीछे उनका हाथ नहीं है, अपितु हम केवल इतना जानते हैं कि शिवगढ़ के महायोद्धाओं ने हमें बंदी बनाकर जो कायरता भरा कार्य किया है, उसके लिए इतिहास उन्हें कभी नहीं भुला पाएगा।
युवराज, आप निश्चिंत रहिए। इतिहास के पन्नों पर वो काले अक्षर हम कभी नहीं आने देंगे। शीघ्र अतिशीघ्र वो दिन भी आने वाला है जब महाराज शिवदत्त स्वयं सम्मान के साथ आपको यहां से विदा करेंगे। परंतु कब? हम इतने समय से हमारे माता पिता से दूर हैं और हमारे छोटे भाई आनंद न जाने वो महल में पहुंचे हैं या शिवगढ़ के मायावी जंगलों में भटक रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं। यदि हमारे छोटे भाई आनंद को कुछ हुआ तो हम शिवगढ़ में किसी को माफ नहीं करेंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा युवराज। हमारे गुप्तचर उन्हें भी ढूंढ लेंगे और आपके साथ ही उन्हें भी विजयगढ़ भेज दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, महायोद्धा सोमनाथ के रहते अब आप पर कोई संकट नहीं आएगा। हमारी अनुमति के बिना राजकुमारी किशोरी युवराज के कक्ष में कैसे पहुंच गई चंगेज खान? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोक चुका था हुजूर। वो तो यूं कहिए कि पंडित जगन्नाथ ने बीच में आकर मुझे आपके हुक्म की तामील न करने पर मजबूर कर दिया। पंडित जगन्नाथ? पंडित जगन्नाथ ने हमारे मार्ग में कांटे बछाना आरंभ कर दिया है। अब उसे मार्ग से हटाने का निर्णय लेना ही पड़ेगा। कहीं हमारा राजकुमारी किशोरी को प्राप्त करने का स्वप्न अधूरा न रह जाए। तो क्या आप शहजादी आलिया को अपनी महारानी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं मेरे आका? हाँ चंगेज खान, हम राजकुमारी किशोरी से विवाह करना चाहते हैं और इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हम संबलपुर से शिवगढ़ के महल में आए हैं। समझ गया मेरे आका। आप राजकुमार की हिफाजत करने के बहाने से महाराज शिवदत्त के वारिस बनना चाहते हैं। ठीक पहचाना। जैसे ही हमें पता चला कि पंडित जगन्नाथ महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को लेकर राजमहल में पहुंच रहे हैं तो हम युवराज इंद्रजीत सिंह की सुरक्षा के बहाने यहां आ गए। परंतु हम ये नहीं जानते थे कि राजकुमारी किशोरी आते ही युवराज से मिलने चली जाएगी और जिसे हम कभी जीवित नहीं देखना चाहते। तो फिर उस शहजादे का सर काट कर अभी आपके कदमों में लाकर डाल देता हूं, क्योंकि जिसे मेरे आका जिंदा देखना नहीं चाहते उसे इस कायनात में सांस लेने का कोई हक नहीं। ठहरो चंगेज खान, अभी हमने तुम्हें युवराज को खत्म करने का आदेश नहीं दिया, केवल अपनी इच्छा जताई है। तो फिर अपनी इस हसरत को जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए मेरे आका, क्योंकि बहुत दिनों से चंगेज खान ने किसी का खून नहीं किया और जब तक चंगेज खान आपके दुश्मनों का खून नहीं कर लेगा तब तक उसके नहाने का इंतजाम नहीं होगा। पंडित जगन्नाथ का वध करके तुम अपने स्नान के लिए रक्त का प्रबंध कर सकते हो चंगेज खान। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि पंडित जगन्नाथ का वध कर दिया जाए। आपका ये एहसान ये चंगेज खान ताउम्र याद रखेगा। अब देखिएगा, पंडित जगन्नाथ का खून करके ये चंगेज खान उस पुराने खून से मल मल कर नहाएगा। परंतु एक बात याद रहे, हमें एक तीर से दो शिकार करने हैं। पंडित जगन्नाथ के शव से निकले रक्त के छींटे भवानी सिंह के माथे पर पड़ने चाहिए, जो महाराज शिवदत्त की स्वामी भक्ति के नाम का काला टीका लगाए माथे पे घूमते हैं। और फिर हम देखेंगे कि राजकुमारी किशोरी और महायोद्धा सोमनाथ के बीच में आने का साहस कौन करता है। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजकुमारी किशोरी। कहाँ थी आप इतने समय तक? हम उस युवराज से मिलने गए थे माताश्री, जिन्हें बंदी बना के हमारे अतिथि कक्ष में रखा गया है। ये आपने क्या किया?
हमारी अनुमति लिए बिना आप उस युवराज से मिलने पहुंच गए जो हमारे शत्रु का पुत्र है? ये जानने के लिए कि उनका अपराध क्या है, क्यों उन्हें बंदी बना के हमारे महल में लाया गया है। ये सब जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र खेलने कूदने की है, राजनीति में उलझने की नहीं। हम अब बड़े हो चुके हैं माताश्री, इसीलिए हमें पूरा अधिकार है जानने का कि किनके आदेश पर हमारे महायोद्धाओं ने उन्हें अपहरण करके बंदी बनाने का घृणित कार्य किया है। कौन है वो कायर जिसने हमारे पिताश्री की स्वच्छ छवि पर यह कलंक का टीका लगाया है? कैसे बताएं कि ये घृणित कार्य स्वयं आपके पिताश्री के आदेश पर हुआ है? यदि हमने सत्य बता दिया तो जिस पिता का आप संसार में सबसे अधिक आदर करती हैं, उन्हीं से सबसे अधिक घृणा करने लगेंगी, जो हम कभी नहीं चाहते। अब किस सोच में पड़ गए हैं माताश्री? हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं आप? बताइए, कौन है वो दुष्ट? किशोरी, अपने मर्यादा में रहो। यदि आपके पिताश्री को पता चल गया कि आप उस युवराज से मिलने उनके कक्ष में गई थी, तो आपके साथ साथ वो हमें भी दंड दे सकते हैं, क्योंकि हमारी उपस्थिति में आपसे ये बड़ी भूल हो गई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम सत्य से मुख नहीं मोड़ेंगे और संभलपुर से लौटते ही पिताश्री से दो तुक बात करेंगे, क्योंकि सत्य की रक्षा करने और अन्याय के विरुद्ध अपना शीश भी कटवा देने की सीख उन्हीं ने हमें दी है। हमने कभी सोचा भी न था कि शिवगढ़ के इस महल में कदम रखते ही हमें अपने ही राजकुमारी से सत्य छुपाना पड़ेगा। किंतु जब सत्य सामने आएगा तो पता नहीं इस महल में क्या भूचाल आएगा। प्रणाम हुजूर। लगता है आजकल तुम्हारे मन में हमारा भय कुछ कम हो गया है, और शायद इसीलिए आजकल तुम अपने कार्य से भटकने लगी हो मृणालिनी। मैंने ऐसा क्या कर दिया हुजूर कि आपको मेरे कार्य और मेरे समर्पण पर संदेह होने लगा? तो फिर राजकुमारी किशोरी युवराज से मिलने में कैसे सफल हो गई? तब तुम कहाँ थी जब पंडित जगन्नाथ उन्हें लेकर युवराज के कक्ष में जा रहे थे? तब कहाँ थी तुम? हुजूर, युवराज ने स्वयं मुझे कक्ष के बाहर जाने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें विश्राम करना था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि राजकुमारी किशोरी उनसे मिलने वाली है, तो मैं कभी कक्ष के बाहर नहीं आती। आज के पश्चात कभी भी कोई भी हमारी अनुमति के बिना युवराज के कक्ष में गया तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी स्वामी भक्त हो। और एक बात याद रहे, भविष्य में राजकुमारी से महायोद्धा सोमनाथ के सिवाय और कोई भी मिल न पाए, समझी तुम? और यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से निश्चित है। मैं सोमनाथ के बारे में क्या सोचता था और ये क्या निकला। मैं इसकी तुलना बद्रीनाथ से कर रहा था और ये भवानी सिंह और चंडीलाल के पदचिन्हों पर चल रहा है। अवश्य हो भवानी सिंह, किंतु कूटनीति में कमजोर हो। और फिर वो कूटनीतिज्ञ ही क्या जो एक तीर से दो शिकार न कर सके। मतलब कूटनीति तो यही कहती है कि वध हो पंडित जगन्नाथ का और दोष आए सोमनाथ और चंगेज खान पर। तो फिर समझो, अब सोमनाथ और चंगेज खान दोनों ही शिवगढ़ के महल में अधिक दिनों तक अतिथि नहीं रहेंगे, क्योंकि अब पंडित जगन्नाथ की चिता जलने का समय आ चुका है। पंडित जी, राजकुमारी, आप हमारे कक्ष में।
क्या बात है राजकुमारी? आपके मुख पर ये गहरी चिंता की रेखाएं मैं आज पहली बार देख रहा हूं। उदास क्यों हैं आप? पंडित जी, अतिथि युवराज को क्यों और किसके आदेश पर बंदी बना के रखा गया है? बस यही प्रश्न हमारी उदासी का कारण है, जिसका उत्तर जानने हम आपके पास आए हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है राजकुमारी। न तो मैं सत्य कह सकता हूं और न असत्य का सहारा लेकर आपको किसी भ्रम में डालने का अपराध कर सकता हूं। ये प्रश्न पूछते ही आप भी माताश्री की तरह की सोच में पड़ गए पंडित जी। यदि आपने भी हमें टालने का प्रयास किया तो हम पहली बार आप दोनों की अनुमति के बिना तुरंत संबलपुर में संदेशा भिजवाकर अपने पिताश्री से इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विवश हो जाएंगे। राजकुमारी, इस प्रश्न का उत्तर हम जानते जरूर हैं, किंतु हमें विवश मत कीजिए। बेहतर है कि आप जाकर महारानी जी से ही एक बार फिर पूछ लीजिए। नहीं, यदि माताश्री हमें नहीं बताना चाहती तो हम उन्हें कभी विवश नहीं करेंगे। यदि आप भी सत्य छुपाना चाहते हैं तो हम आपसे भी प्रश्न नहीं करेंगे। ठहरिए राजकुमारी, इस सत्य को ना जानना ही आपके लिए श्रेष्ठ है राजकुमारी, क्योंकि सत्य जानने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी शांति खो देंगे। ये सच इतना कड़वा है राजकुमारी कि इसे छुपाकर रखना ही आपके हित में है। सत्य हमेशा कड़वा होता है पंडित जी। अब चाहे किशोरी की शांति छीने या राजकुमारी का ताज, हम सत्य जाने बगैर आपके कक्ष से नहीं जाएंगे। राजकुमारी, यदि आपने निर्णय कर ही लिया है तो फिर सत्य को छुपाना व्यर्थ है। सुनिए, चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह को अगवा करना और फिर शिवगढ़ में बंदी बनाकर रखने का आदेश आपके पिताश्री महाराज शिवदत्त ने ही दिया था। नहीं, पिताश्री ये घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं? वो ये कर चुके हैं राजकुमारी। युवराज इंद्रजीत के बदले में महाराज वीरेंद्र सिंह से चुनारगढ़ का सौदा करने की योजना है उनकी, और ये योजना उनके संबलपुर से लौटते ही कार्यान्वित कर दी जाएगी। अचानक क्या हो गया है जो हमारी नीतिवान और न्यायप्रिय पिताश्री राह से भटक गए? अपने पराजित राज्य को प्राप्त करने के लिए वो इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? किंतु हम अपने जीते जी उन्हें ये कार्य कभी नहीं करने देंगे जो संसार में उनके यश और उनकी कीर्ति के विनाश का कारण बने। ये हम क्या देख रहे हैं शेर खान? सदा मुस्कुराते रहने वाली राजकुमारी के नेत्रों में आंसू। हुजूर, शहजादी की आंखों से आंसू बहने का मतलब दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं पंडित जगन्नाथ ने तो राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं कह दिया, क्योंकि राजकुमारी पंडित जगन्नाथ के कक्ष से ही बाहर आ रही थी। या तो पंडित जगन्नाथ ने उन्हें कुछ कहा है, या फिर जरूर महारानी से कोई उनकी अनबन हुई होगी, जिसकी शिकायत करने वो पंडित जगन्नाथ के पास गई होंगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि एक बार हमारे जासूसों से पता चला था कि संबलपुर के महल में महाराज और महारानी से शहजादी की कुछ अनबन हुई थी। शायद
उसी को लेकर दोबारा फिर कोई अनबन हुई होगी। केवल अनुमान मत लगाओ शेर खान, उस कारण का पता लगाओ जिसने राजकुमारी किशोरी के नेत्रों में आंसू भर दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि शहजादी की आंखों से बहने वाले आंसुओं का राज जानने के लिए मुझे महारानी और पंडित जगन्नाथ पर कड़ी नजर रखनी होगी। अपनी दृष्टि महल के कोने कोने में लगा दो शेर खान, क्योंकि अब इस रहस्य से पर्दा उठना अति आवश्यक हो गया है। राजकुमारी किशोरी के नेत्रों से बहने वाले आंसू हमें भविष्य के आने वाले संकट की अशुभ सूचना दे रहे हैं। ये आपने क्या किया पिताश्री? हमें सदा सत्य की मार्ग पर चलने की राह दिखा के अचानक आप क्यों भटक गए? प्रणाम राजकुमारी जी। शीला, हमें तुमसे एक अति आवश्यक कार्य है। क्या तुम हमारी ये कठिन कार्य कर पाओगी? आपके दिए हुए एक आदेश पर तो मैं अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ राजकुमारी जी। तो फिर भला आपका दिया हुआ कोई कार्य हमारे लिए कठिन कैसे हो सकता है? किंतु आपकी आंखों में ये आंसू। हमारे आंसुओं को भूल जाओ और तुम एक बार फिर से सोचकर देख लो, क्योंकि हमारे बताए हुए कार्य से तुम्हें दंड भी मिल सकता है। दंड? यदि अब मुझे मृत्यु दंड भी दिया जाए ना राजकुमारी जी, तो भी मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि आपके दिए हर आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। हमें तुमसे यही आशा थी, परंतु हमारे आंसू तब रुकेंगे जब तुम अतिथि युवराज को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाओगी। अतिथि युवराज को आप यहाँ से भगाना चाहती हैं? हाँ, यदि हमारे वश में होता तो हम उन्हें सम्मान के साथ यहाँ से विदा कर दें, किंतु ये हमारे वश में नहीं है। इसीलिए तुम्हें उन्हें महल की गुप्त सुरंग तक सुरक्षित पहुंचा देना होगा। अवसर मिलते ही आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी और किसी की इसको भनक भी नहीं लगेगी। ये वचन है हमारा आपसे। तो जाओ, हमारे आदेश की प्रतीक्षा करो, क्योंकि अब हमें यकीन हो चुका है कि अतिथि युवराज पर आया हुआ संकट टल जाएगा। युवराज इंद्रजीत सिंह की जय हो। क्या बात है युवराज, कुछ दिनों से तो आप बहुत प्रसन्न लग रहे थे, आज अचानक यूं चिंताजनक। राजकुमारी किशोरी कहाँ है? वो महल में है या नहीं? उस दिन के पश्चात वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्षमा कर दीजिए युवराज, लेकिन आप अपने मन से राजकुमारी जी से मिलने का विचार त्याग दीजिए, इसी में आपकी भलाई होगी। हमें तुमसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है मृणालिनी, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर दो। राजकुमारी किशोरी इस महल में है या वो संबलपुर लौट गई है? नहीं युवराज, राजकुमारी जी अभी शिवगढ़ के महल में ही है। राजकुमारी महल में है? तो फिर वो क्या कारण हो सकता है कि वो हमसे मिलने नहीं आई? बुरा मत मानिए युवराज, लेकिन अब उनको आपसे मिलने में कोई रुचि नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम मृणालिनी। हमने स्वयं राजकुमारी की आंखों में हमारे लिए सम्मान और अपनापन देखा था, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये आपकी सिर्फ एक भूल है युवराज, आपकी आंखों का भ्रम है ये। अरे उस राजकुमारी के मन में आपके लिए कैसे सम्मान जाग सकता है, जिसके पिता और आपके पिता एक दूसरे के शत्रु हैं। हम कुछ नहीं जानते मृणालिनी, हम केवल
इतना जानते हैं कि हमारा मन राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल है। उन्हें तुरंत ये संदेश भिजवा दिया जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। राजकुमारी किशोरी को मन में बसाकर ये भोला युवराज स्वयं को मृत्यु के मुख में धकेलने जा रहा है और मेरे प्राण भी संकट में डालने का जाने अनजाने प्रयास कर रहा है। तुम सोच क्या रही हो मृणालिनी? तुरंत हमारा संदेश लेकर जाओ। यदि महायोद्धा सोमनाथ जी या भवानी सिंह जी को पता चल गया तो आपका जीवन संकट से घिर जाएगा। पंडित जगन्नाथ, अब तुम्हारी मौत ने तुम्हारा पीछा करना आरंभ कर दिया है। युवराज इंद्रजीत से मिलने महाराज शिवदत्त न जाने कब आएंगे, परंतु तुम्हारी चिता को अग्नि देने वो शिवगढ़ के शमशान घाट में अति शीघ्र पधारने वाले हैं। तुम चाहकर भी हमें अपने रास्ते से कभी नहीं हटा पाओगे, और जब तक हम जीवित हैं तुम्हारा कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सकता। महारानी कलावती को महल में बुलाकर हमने तुम्हारे सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। प्रणाम पंडित जी। पता नहीं क्यों, किंतु चाहते हुए भी आज हमारे ये हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं उठ पा रहे हैं। लगता है अब ये हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं उठेंगे। इसका अनुमान हमें पहले से ही था पंडित जी, इसीलिए भवानी सिंह के सर से आपके हाथ फिसलकर उस सोमनाथ के निर्बल कंधों पर जा रखे गए। किंतु देखिए पंडित जी, हमने आज भी हमेशा की तरह आपके चरण स्पर्श करके अपना कर्तव्य पूर्ण किया। कर्तव्य? काश तुम कर्तव्य शब्द का मतलब जानते। अगर जानते तो वो नीच कार्य कभी नहीं करते जिसके कारण आज शिवगढ़ बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। अगर बद्रीनाथ ने युवराज इंद्रजीत को तुम्हारे शिकंजे से छुड़ाया न होता तो आज अपने साथ साथ तुम महाराज शिवदत्त को भी ले डूबते। ये तो समय ही बताएगा पंडित जी, कौन किसे लेकर डूबता है। किंतु हमारे प्रतिद्वंदी सोमनाथ को अपना आशीर्वाद देकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप आज भी घमंडी और चापलूस लोगों को पसंद करते हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर पांव फैलाने की कोशिश करोगे तो अपने बचे कुछ अधिकारों से भी वंचित कर दिए जाओगे। आज अगर महाराज शिवदत्त यहां होते तो इस महल से नहीं तुम्हें अब तक शिवगढ़ राज्य से बाहर खदेड़ दिया गया होता। पंडित जगन्नाथ, तुम हमें क्या शिवगढ़ से बाहर खदेड़ोगे? भवानी सिंह कोई चंडी लाल नहीं जिसे तुम्हारे तुच्छ योद्धा महल से बाहर निकाल दें। गुरुदेव! 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 क्या बात है जमुना? क्या समाचार है? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो जमुना, क्या समाचार है? आपका अनुमान सही था। महाराज शिवदत्त संभलपुर में विश्राम कर रहे हैं। परंतु महाराज कब तक संबलपुर में बैठे बैठे विश्राम करते रहेंगे? क्या कारण है कि वो संबलपुर जाते ही शिवगढ़ को भूल गए? कारण केवल महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी है गुरुदेव। जब तक वो दोनों शिवगढ़ के महल में रहेंगे तब तक महाराज का महल लौट के आना असंभव है। ये तुम क्या कह रही हो जमुना? यदि महाराज अति शीघ्र लौट कर नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा और शिवगढ़ में मेरा एक क्षण भी रुकना असंभव हो जाएगा। परंतु महारानी और राजकुमारी के आने से महाराज इतने भयभीत क्यों हैं? उन्हें महारानी और राजकुमारी के सामने अपनी पोल खुल जाने का भय सता रहा है गुरुदेव। वो नहीं चाहते कि चुनारगढ़ के युवराज को अगवा करके बंदी बनाने का आरोप उन पर लगे और उन्हें नीचा देखना पड़े। यदि महारानी का आगमन नहीं होता तो महाराज शिवगढ़ के महल में कब के पहुंच चुके होते और हमारी योजना भी सफल हो गई होती। परंतु पंडित जगन्नाथ ने महारानी और राजकुमारी को बुलाकर हमारे सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं।
और इसीलिए अब पंडित जगन्नाथ का क्षण भर के लिए भी जीवित रहना उचित नहीं होगा। आपने इस कार्य के लिए भवानी सिंह जी को मना तो लिया है गुरुदेव, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वो अवसर मिलते ही पंडित जी को समाप्त कर देंगे। पता नहीं वो अवसर कब आएगा जमुना। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अन्यथा युवराज हमारे हाथों से निकल जाएगा और आत्मघात करने के सिवा हमारे पास कोई और दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। इसीलिए पंडित जी का वध करवाने के लिए मैं पहले से ही जोरावर सिंह के पास जा रहा था। जोरावर सिंह? आप कहीं तेजपुर के उस जोरावर सिंह की तो बात नहीं कर रहे हैं जो अनगिनत मनुष्यों की हत्या कर चुका है? हाँ जमुना, मैं उसी क्रूर हत्यारे से मिलने तेजपुर ही जा रहा हूँ। तब तक तुम शिवगढ़ के महल और महल में छिपे हमारे समस्त शत्रुओं की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि जमाए रखना। शहजादी आलिया, रात के तीसरे पहर कहां जा रही है? शाही मेहमान खाने में? शहजादी आलिया,